मुझे सुहाग रात से डर लग रहा है। मैं आपकी ये शिद्दतें बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मुझे ये दर्द नहीं सहना। मुझे आप तलाक दें। मैंने मुज़म्मिल से कहा तो आज मैं तुम्हारा सारा डर दूर कर दूंगा। ये कहकर मेरे करीब आया और मेरी कमीज उतार कर दोनों। मेरा नाम सादिया है। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती हूँ। मेरा निकाह तो हो गया है लेकिन रुखसती से मुझे बहुत डर लग रहा है। फौजे मैं नहीं संभाल पाऊंगी। मैंने तो सुना है शादी की रात शोहर अपनी बीवी के साथ। उफ, मुझे ये बातें करने से भी बहुत खौफ आ रहा है। मेरी शादी की रात के बारे में सब कुछ सुन रखा है। शादी की रात जैसे ही शोहर अपनी बीवी के करीब आता है और बीवी को जब अपनी कुर्बत के हसार में लेता है तो उसका दर्द संभालना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। इतना कि ये दर्द सहना मेरे बस की बात नहीं। तुम्हें तो पता है ना, मुझे जरा सी बीमार लग जाए तो रोना आ जाता है और शोहर तो पूरा के पूरा मुझ में समा जाएंगे। मैंने जब से तुम्हारी शादी की रात की कहानी सुनी है ना, मेरे तो सोच सोच कर ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इस सब से मुझे बहुत डर लग रहा है। और तुम्हें पता है, मैंने ये कहानी भी पढ़ी थी कि शादी की पहली रात ही शोहर ने लड़की के साथ सुहाग रात मनाकर उसे अस्पताल पहुंचा दिया था और अगली सुबह तक उससे इतनी ब्लीडिंग हुई कि वो सुबह तक मर ही गई और तब से तो मेरा दम ही घुट रहा है। और तुम्हें पता है, मुजम्मिल भी बहुत सख्त मिजाज का है। अगर मैं उन्हें मना कर दूंगी तो वो बिल्कुल भी मुझे नहीं छोड़ेंगे और अपना हक वसूल करके ही रहेंगे। अगर मेरे मना करने पर उन्होंने मुझे तलाक दे दी तो मेरा क्या होगा। और शादी के बाद उसकी शिद्दतें सहकर मैं भी हॉस्पिटल पहुंच गई और सुबह तक मैं भी ये कहते ही मेरी जुबान कप कप आ गई थी और मेरी आंखों से मुसलसल आंसू निकलने लगे। मेरी आंखों में खून के आंसू थे। मुझे तो शादी जैसे लफ्ज से ही अब नफरत हो रही थी। मेरे इतना कहने पर फौजिया मेरे करीब आई। फिर वो धीरे से बोलने लगी, सादिया, यही दुनिया का दस्तूर है। शादी की रात हो, हर लड़की को ये सब सहना ही पड़ता है। तुम इससे भाग नहीं सकती। निकाह एक ऐसा बंधन है जो औरत और मर्द के जिस्म को आपस में जोड़ देता है और ये मर्द की फितरी ख्वाहिश होती है जो वो अपनी बीवी से पूरी करता है। अगर तुम इसे रोकने की कोशिश करोगी तो ये मर्द के साथ बहुत गलत होगा और अल्लाह की नजर में भी ये गुनाह है। हर मर्द अपने दिल में एक ही ख्वाहिश लिए निकाह करता है और वो ख्वाहिश अपनी बीवी से पूरी करता है। और अगर निकाह के बाद भी तुम उससे ये सब करने के लिए रोकोगी तो ये मर्द के साथ बहुत ही नाइंसाफी होगी। फिर मैंने यकदम से नफी में सर हिलाया, नहीं फौजे नहीं, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ये सब सोचते ही मेरे जिस्म से जान निकलती जा रही है तो कैसे उसके करीब जाऊंगी। वो मेरे करीब आएगा, मुझे छुएगा, मेरे जिस्म पर हाथ रखेगा। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी जान तो अभी से जा रही है और तुम हो कि कितनी आसानी से ये सब बातें कर रही हो। मुझे किसी भी किस्म का मजा नहीं चाहिए और ना ही लुत्फ चाहिए। मैं शादी जैसे रिश्ते को नहीं मानती। तुम खुद सोचो, ना जाने वो मेरे साथ क्या क्या करेंगे। मैं बहुत ही मासूम थी और अपनी तकलीफ को अपनी सहेली के साथ बयान करने की कोशिश कर रही थी। फिर से वो कहने लगी, सादे तुम परेशान मत हो, सभी को ये कुछ सहना पड़ता है। मैं भी तो इस सब से गुजर चुकी हूँ। तुम अकेली नहीं हो जो ये सब बर्दाश्त करने पर इतना डर रही हो। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। डरी तो मैं भी थी लेकिन मैंने बर्दाश्त किया क्योंकि शोहर को अगर मैं ये सब करने से मना करती तो हमारा रिश्ता कमजोर हो जाता। अगर हम अपने शोहर को ये सब करने के लिए मना करते हैं तो मर्द बाहर मुंह मारने लगते हैं। वो दूसरी औरत में दिलचस्पी लेने लगते हैं और ये गलत भी है और गुनाह भी। और हर औरत को बर्दाश्त ही करना पड़ता है। तुम उससे कभी भी भाग नहीं सकती। आज नहीं तो कल ये सब सहना ही पड़ेगा। और तुम्हें पता है, अगर औरत इससे लुत्फ उठाने लगी तो उसे भी ये सब अच्छा लगने लगेगा। तो मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। अगर तुम इस तरह से डरती रहोगी तो तुम्हारा रिश्ता खोखला हो जाएगा। फिर तुम्हारा शोहर मुजम्मिल भी तुमसे भागने लगेगा क्योंकि अपने शोहर की मोहब्बत को खुद से दूर कर रही हो। फौजिया की इस तरह की बात सुनकर तो मैं रोने लग गई। मेरी आवाज कांपने लगी। नहीं नहीं, ये मेरे साथ ज्यादती है। मैं इस तरह का समझौता नहीं कर सकती। मैं क्यों इस सब को बर्दाश्त करूं। वो कैसे मुझे छुएगा, मेरे करीब आएगा और मेरे जिस्म पर हाथ फेरेगा। मैं मानती हूँ वो मेरा शौहर है लेकिन जिस्म तो मेरा है ना, तो मेरी मर्जी है। फिर फौजिया ने गहरा सांस लिया, सादिया, ये सब तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेगा। इस जिंदगी का दस्तूर ही ऐसा है और कोई भी इसे बदल नहीं सकता। हाँ, बस हम लड़कियों को थोड़ा सा झुकना पड़ता है, थोड़ा दर्द भी सहना पड़ता है और थोड़ी सी तकलीफ को बर्दाश्त भी करना पड़ता है और फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हारा रिश्ता बिगड़ सकता है लेकिन तुम ऐसी गलती मत करना। देखो, तुम्हारे माँ बाप भी बूढ़े हो गए हैं। कब तक इनके सर पर बैठी रहोगी। और तुम्हें इतनी हिम्मत भी नहीं है
कि तुम इस दुनिया के दस्तूर से लड़ सको। मेरे बगैर तो तुम कॉलेज के दरवाजे तक भी नहीं जाती थी, फिर अकेले जिंदगी कैसे गुजारोगी? फिर भी मुझे इसकी कुछ समझ नहीं आ रही थी। मुझे तो डर खौफ घेरा हुआ था। मैंने अपने हाथों में अपना चेहरा छिपा लिया। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं टूट जाऊंगी। मेरे जिस्म से तो जान निकल रही है, मेरी रूह कांप रही है, मैं मर जाऊंगी। फोजिया, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। वो जब मेरे करीब आएगा, मुझे छुएगा, मैं अंदर से मर जाऊंगी। मैं तो वो सिर्फ एक ही बात पर लटक के रह गई थी। मेरी सहेली फोजिया एक शादीशुदा लड़की थी। मैट्रिक के इम्तिहानात के बाद ही उसके माँ बाप ने उसकी शादी कर दी थी। वो मेरी पक्की वाली दोस्त होकर भी मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी। कमरे में अब तो खामोशी छाई हुई थी और इस खामोश कमरे में मेरी सिसकियां ही गूंज रही थी। मैं खौफ में मुब्तला थी। मैं तो बेड के किनारे चुपचाप बैठी हुई थी और कमरे में खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक की आवाज सी आ रही थी। फिर मैंने अपना मोबाइल उठाया और सोचने लगी कि मैं इसमें क्या देखूं। फिर एक गहरी सांस लेते हुए उस मोबाइल को खोला, यूट्यूब ओपन किया और अपने कांपते हाथों से लिखा कि शादी की रात का तजुर्बा क्या होता है और शोहर अपनी बीवी के साथ क्या करता है। फिर मुझे कई सारी वीडियोस भी मिल गई और वीडियो की आवाज कमरे में गूंज रही थी। शादी की रात शोहर अपनी बीवी से कुर्बत चाहता है और वो अपना हक वसूल करना चाहता है। शोहर का हक होता है जिससे बीवी को अदा करना लाजिम होता है और बीवी का फर्ज बनता है कि वो अपने शोहर की ख्वाहिशात को पूरा करे। मेरी तो आंखों में फिर से नमी आ गई थी। वीडियो की आवाज को जैसे मेरे सीने पर हथौड़े की तरह बरस रहे थे। औरत को दर्द होता है लेकिन उसे बर्दाश्त करना पड़ता है। मोहब्बत तो वक्त के साथ पैदा होती है लेकिन जिस्मानी ताल्लुक लाजमी है। ये एक फितरी अमल है और जो कोई औरत अपने शोहर की गुर्बत को ठुकराती है तो उसका रिश्ता कमजोर पड़ जाता है। और इसमें कुछ ऐसे लफ्ज भी है जिसने उसे मजे की तरह महसूस किया उसकी जिंदगी पर सुकून है और जिसने दर्द की तरह महसूस किया तो वो सारी जिंदगी तकलीफ में ही गुजारता है। ये सुनते ही मैंने अपना फोन जोर से फेंक दिया और मैं तकिए में मुंह छुपाकर रोने लगी। मेरी हिचकियों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। ना ही मैं अपना आप समझ पा रही और ना ही अपने दिल की बात किसी को बता पा रही थी। मैं तो यही सोच सोच कर खौफ में मुब्तला हो रही थी। कुछ टाइम बाद गैर मर्द के सामने और उसकी ख्वाहिशात को पूरा करना है और उसकी हर बात को मानना है, उसकी शिद्दतों को सहना है और उसका आप खुद में समाना है। ये सब मैं कैसे करूंगी? यही चीज तो मुझे बहुत तकलीफदार लग रही थी। चंद लम्हों के लिए तो मैं सिर्फ सर झुकाए रोती ही रही, जैसे दिल में ये बंद दरिया था जो बहकर बाहर निकला था। मैं शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद करना नहीं चाहती। मैं शादी नहीं करूंगी। मुझे दर्द नहीं सहना, नहीं सहना। मैं बार बार ये जुमला कहकर खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि मैं अभी भी अपने आप को बचा सकती हूँ। लेकिन मुजम्मिल तो बहुत सख्त है। वो कैसे मेरी बात मान सकता है? वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। वो मर जाएगा लेकिन मुझे नहीं छोड़ेगा। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मैं कैसे ये सब बातें मुजम्मिल से कह सकती हूँ? कुछ देर मैंने अपनी आंखों से आंसू साफ किए और कुछ सोचकर मैंने कपकपाते हाथों से अपना फोन उठाया और व्हाट्सएप को ओपन किया और मुजम्मिल को मैसेज करने लगी। ये सब करते हुए मुझे डर भी बहुत लग रहा था। मुझे पता था अगर ये मेरे घर वालों को पता चल गया तो मुझे बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, मगर मुझे यकीन था मैं मुजम्मिल को मना लूंगी कि वही मेरे साथ रिश्ता तोड़ दे। आखिर वो मुझसे इतनी मोहब्बत जो करता है, वो मेरा डर समझकर वो खुद ही पीछे हट जाएगा। जब मैंने उसे खुद से ठुकरा दूंगी तो वो कभी भी मुझे नहीं अपनाएगा। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि मुजम्मिल उड़ती हुई चिड़िया के भी पर गिन लेता है। भला कैसे वो अपनी मोहब्बत को अपनी हाथ से जाने देगा। मैंने एक गहरी सांस लेकर मुजम्मिल को मैसेज किया था, मुजम्मिल, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। क्या मैं आपके घर आ सकती हूँ? दिल तो मेरा बहुत घबरा रहा था। मुजम्मिल तो मुझे पहले भी अपने घर बुला चुका था। मुजम्मिल की अम्मी ने भी मुझे कई बार दावत दी थी लेकिन मैं हर बार बहाना बनाकर टाल देती थी। मगर आज मैंने खुद ही उसके घर जाने की बात पर मेरा पूरा वजूद कपकपा उठा। चंद लम्हे बाद ही मैसेज आ गया था, हाँ जान आ जाओ, तुम्हारे लिए तो मेरे सारे घर के दरवाजे खुले हैं, कोई भी तुम्हें नहीं कुछ कहेगा। अगर तुम कहो तो मैं खुद ही लेने आ जाऊंगा तुम्हें। उसने तो मुझे बहुत ही प्यार से जवाब दिया था। वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत से पेश आ रहा था। अगर उसे जरा भी मालूम हो जाता कि मेरे मंसूबे का तो वो घर आकर मेरी टांगे तोड़ देता। उसका इतना मोहब्बत भरा मैसेज देखकर मेरे हाथों लरसने लगे थे। खौफ से मेरी जान ही निकलने लगी थी। हमेशा से मुजम्मिल का सामना करना मुझे मुश्किल तरीन लग रहा था। फिर मैंने फौरन से जवाब लिखा, नहीं नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी आपसे मिलने के लिए। बस आप मुझे ये बता दें कि कब आप घर पर होंगी। फिर उसने जवाब दिया, तुम 4 बजे आ जाओ, मैं ऑफिस से 4 बजे आ जाऊंगा।
और हाँ, तुम्हें कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे आने से मेरी अम्मी भी खुश हो जाएगी और किसी की भी टेंशन नहीं लेनी। ना ही तुम्हें अम्मी कुछ कहेंगी और ना ही मैं अम्मी को कुछ कहने दूंगा। बस तुम आ जाओ मेरी जान, मैं तुम्हारा शिद्दत से इंतजार कर रहा हूँ। मैंने खामोशी से शुक्रिया लिखा, मोबाइल बंद करके लेट गई। ये एक नई कश्मकश ने आंखें डाला था, लेकिन मैं अब खामोश रहना नहीं चाहती थी। अब मुझे जवाब चाहिए था, इस रिश्ते से भी और खुद से भी। मैं एक बार में तमाम मामला तय करना चाहती थी। मुझे मालूम था ये सब गलत है। इतनी जल्दबाजी में मुझे फैसला नहीं लेना चाहिए। किसी बड़े से इस मामले में मशवरा ले लेना चाहिए, मगर कहते ना जितनी उम्र उतनी सोच। मैं बेवजह ही अपना घर बर्बाद करने में तुली हुई थी। पूरी रात मैंने इसी कश्मकश में गुजारी थी और फिर अगली सुबह भी हो गई थी, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से अपनी माँ से बात करूं। उन्हें कैसे बताऊं कि मैं मुज़म्मिल से मिलना चाहती हूँ, लेकिन किसी भी तरह से उनको बताना ही था। मैं अब यहाँ तक पहुंचकर हिम्मत हारना नहीं चाहती थी। मैंने हिम्मत की और किचन में चली गई। फिर आहिस्तगी से बोली, अम्मी मैं आज मुसम्मिल से मिलना चाहती हूँ। मैं ये जानती थी ये अल्फाज मैंने कितनी मुश्किल से अदा किए थे। अम्मी से ये कहते हुए मुझे बहुत शर्म आ रही थी। अम्मी ने संजीदगी से पलट कर मेरी तरफ देखा। क्यों, तुम्हें क्या जरूरत पड़ेगी मुसम्मिल से मिलने की? अब तुम्हारी शादी को 1 ही महीना रह गया है और अब इस तरह की मुलाकातें नहीं होती। ऐसी मुलाकातें करते रहने से लोगों की नजरें लग जाती है और शादी के रोज दुल्हन के चेहरे पर रूप भी नहीं आता। और अब तो तुम्हारी मुलाकात शादी के दिन ही होगी। ऐसे तुम अब बीच बीच में मिलती रहोगी तो खुदा ना खास्ता अगर तुम्हारे शौहर के जज्बात बहक जाए। वो तो बंद अल्फाज में सब कुछ समझ आ गई थी। फिर मैं धीमे से आवाज में कहने लगी, अम्मा मुझे इनसे जरूरी बात करनी है। बस थोड़े वक्त के लिए मुझे उनसे मुलाकात करने दे दें। उन्होंने मुझे 4 बजे का वक्त दिया है। मैं 2 घंटे बाद वापिस आ जाऊंगी। अम्मी प्लीज इजाजत दे दें। अम्मा की पेशानी पर तो बल पड़ गए थे। बेटा तुम्हारे अब्बू नाराज हो गए। उन्होंने खुद ही कहा था कि अब तो शादी के दिन ही मुलाकात होगी, क्योंकि यही रिवाज है। इज्जत का मामला है बेटा, और मैं जो बात कर रही हूँ इस पर थोड़ा सा गौर करो। मर्जात का कोई दीनी मां नहीं होता। तुम इसके लिए हलाल हो, वो शोहर है तुम्हारा। अगर मन बहक गया तो सुहागरात पर जो होना था वो अभी कर लेगा। और मैं नहीं चाहती कि शादी से 1 माह पहले किसी भी किस्म की कोई बात सुनने को मिले। वो अब खुले अल्फाजों में बोल पड़ी थी और मेरे आगे वो हमेशा मजबूर हो जाती थी, लेकिन आज वो नहीं होना चाहती थी। मगर उन्हें कहाँ मालूम कि उनकी बेटी इस मामले को खत्म करने जा रही है। मैंने घबरा कर कदम पीछे किए और जिस तरह की बातें वो कर रही थी वो मेरे सिवा खून निचोड़ने के अलावा और कुछ नहीं कर रही थी। एक पल को खामोश रहकर आंखें बंद की और हिम्मत करके दोबारा आगे बढ़ी। अम्मा मुझे बस एक बार जाना है। मैं वादा करती हूँ देर नहीं करूंगी। खुदा के लिए मेरी अम्मी है, मेरी बात समझें। मुझे दिल में बहुत सी उलझने हैं। मैं खुद को लेकर बहुत परेशान हूँ। वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने चाह रहे हैं। मुझे उनसे कुछ पूछना है, कुछ सुनना है। मैं खाली दिल के साथ इस रिश्ते में नहीं जा सकती। उन्होंने मेरी तरफ देखा, मेरी आंखें नम थी और मेरे चेहरे पर इल्तिजा लिखी हुई थी। वो थोड़ा परेशान हुई थी। किस बात के लिए तुम्हें टेंशन हो रही है? शादी एक ना एक दिन सबकी होती है, फिर इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? अम्मा प्लीज इजाजत दे दें। खुदा के लिए मैं आज आपको कुछ बता नहीं सकती, लेकिन मेरा उनसे मुलाकात करना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहती हैं कि मैं खुश रहूं तो मुझे आज इजाजत दे दें। और अबू को भी संभाल लेना। उन्होंने एक गहरी निगाह मुझ पर डाली थी, मगर मेरे चेहरे की कैफियत को समझते हुए उन्होंने आहिस्ता से मुझे इजाजत दे दी। सख्त लहजे में कहने लगी, अच्छा जाओ, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो। 6 बजे तुम घर में होनी चाहिए। तुम्हारे अबू को कुछ पता ना चले। इससे पहले तुम घर आ जाना। मैंने तेजी से सर हिलाया। जी अम्मा शुक्रिया, मैं वक्त पर आ जाऊंगी, बेफिक्र रहें। फिर मैं किचन से अपने कमरे में आ गई। अब वक्त यूं ही गुजर रहा था। अब तो 4 बजने को आए थे। मैंने आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा खोला और सर पर दुपट्टा डाले दरवाज़ा बंद करके गली के कोने पर खड़ी हो गई। मेरे चेहरे पर संजीदगी छाई हुई थी और मेरे कदम तेज तेज रफ्तारी में चल रहे थे। और कुछ ही देर रिक्शे में बैठकर निकल पड़ी थी और रिक्शे में बैठकर यही सोच रही थी कि ये शादी घर वालों की मर्जी से हुई थी। सबने यही अल्फाज से नवाजा था कि जोड़ी बहुत खूबसूरत है, रिश्ता बहुत अच्छा है। मगर मुझे निकाह के कुछ दिन पहले ही पता चला था कि ये इत्तेफाक नहीं था, बल्कि मुज़म्मिल ने मुझे किसी शादी पर ही देखा था और वो मुझे देखते ही वहीं पर अपना दिल हार बैठा और मुझे अपने दिल में बसाया और धीरे धीरे करके अपने खानदान वालों को कायल करके हमारा रिश्ता तय करा दिया। मुझे तो ये जानकर बहुत अजीब सी खुशी हुई थी। कैसे होगा वो शख्स जो किसी एक झलक को देखकर उम्र भर का फैसला कर ले। मैंने सोचा था शायद यही मोहब्बत है और मैं बहुत खुश नसीब हूँ।
निकाह के दिन तो मेरे चेहरे पर बहुत खुशी थी, एक अलग सी चमक थी। मुझे तो लग रहा था मैं एक महफूज मोहब्बत भरी जिंदगी की तरफ जा रही हूँ। मगर वो रात जब मुजम्मिल निकाह के बाद मेरे करीब आकर कान में जो कहा था, मेरा बस नहीं चल रहा तो मैं अभी अपने घर ले जाऊं और सारी रात तुम्हारे हुस्न में बहता रहूं, तो मैं अपने सीने से लगाऊं, अपनी वहशतें तुम में उतारूं, अपना और एहसास तुमसे जोड़ूं। लेकिन हाय किस्मत, अभी सिर्फ तुमसे निकाह हुआ है, आगे के मामला तो रुखसती के बाद ही तय होंगे। बस जल्द से जल्द तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो ताकि मैं तुम्हें अपना बनाऊं। मेरे अंदर कुछ टूट सा गया था। इस जुमले के बाद से मेरा सुकून गायब हो गया, मेरी सोचों पर बोझ आ गया। मैंने महसूस किया कि शायद मोहब्बत की बुनियाद सिर्फ जिस्म है, वो जिस्मानी तलब पर रखी गई है। वो एक बार फिर से गैर महफूज महसूस करने लगी। दिल में सवाल उभरा कि यही वो जिंदगी है जिसका ख्वाब देखा था। फिर जिंदगी चलती रही, बीए के पेपर्स खत्म हुए और शादी की बातें तेज हो गई। तारीख तय हो गई, सिर्फ एक महीना रह गया था। मगर मेरे अंदर अब तूफान उठ चुका था। हर गुजरते दिन के साथ दिल घबराता, दिमाग चकराने लगता। मुझे लगता था जैसे कोई एक ऐसी दीवार की तरफ धकेली जा रही हूँ जिसके पीछे अंधेरा है, और आज उससे बेसुकूनी के साथ मैं फैसला कर चुकी थी। मैं मजीद खामोश नहीं रहूंगी। रिक्शे में बैठे बैठे मेरे दिल ने तय कर लिया था कि मैं मुजम्मिल के सामने खुलकर बात करूंगी। मुझे ये रिश्ता खत्म करना है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें मेरा इत्मीनान और इज्जत महफूज ना हो। वो जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकता। रिक्शा एक मुड़ती हुई सड़क पर आया। मैंने सामने का बोर्ड देखा, मुजम्मिल का घर करीब आ रहा था। मैंने दुपट्टा ठीक किया, हाथ की कपकपाहट छुपाने की कोशिश की और आंखें बंद करके खुद को आखिरी बार समझाया, अब जो कहना है खुलकर कहना है। अगर डरूंगी तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। बेहतर है अपने आप को संभालो, जो दिल में आएगा वही कहूंगी। मैंने जैसे खुद को समझाया था। एक मुख्तसर सफर तय करके मैं उनके बंगले पर पहुंच गई थी। बंगला अपने नाम की तरह शानदार और पुरवकार था। मरकजी दरवाजे से अंदर आते ही दाएं तरफ एक बड़ा सैलून था, बल्कि सब कुछ किसी महल की मंजिल की तरह झलक दे रहा था। मैं रिक्शे से उतरकर हिचकिचाते कदम के साथ आगे बढ़ी थी। मेरी दिल की धड़कनें अब तेज हो रही थी। मैं दिल में अजीब सी बेचैनी लेकर बंगले में दाखिल हुई थी। तभी मुजम्मिल की अम्मी सामने बैठी हुई थी। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो मुस्कुराकर उठ खड़ी हुई। अरे बेटा, तुम आ गई हो, वो मेरे करीब आते आते कह रही थी। बड़ी शफ़क़त से मेरा माथा चूमा। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हो, आज कैसे हमारे घर का चक्कर लगा लिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी मेरे घर पर आई है। उनका लहजा मोहब्बत से लबरेज था। मैं घबरा कर थोड़ा सा पीछे हुई थी और अपना सर झुकाकर बोली, जी आंटी, वो मुझे मुजम्मिल ने बुलाया है। मैं तो बात को गोल फैलाकर कह रही थी, मुजम्मिल ने तो मुझे बुलाया ही नहीं था। मैंने आंटी से झूठ बोल दिया कि मुजम्मिल ने ही मुझे यहाँ पर बुलाया था। फिर आंटी ने सोफे की तरफ इशारा किया, बैठो बेटा, सब खैरियत तो है ना, तुम्हारी अम्मी अबू कैसे हैं। मैं भी अब सोफे पर धीरे से बैठ गई, मगर हाथों में कपकपाहट थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जी सब खैरियत है आंटी, वो बस मैं मुजम्मिल जी से मिलने आई हूँ। उन्होंने कहा था कि 4 बजे तक तुम आ जाओ। फिर आंटी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ हाँ, वो कह रहा था कि आज तुम आओगी। अच्छा किया तुमने ये फैसला किया मुलाकात का। तुम दोनों को भी मिलना चाहिए एक दूसरे को समझने के लिए। निकाह तो हो चुका है तुम दोनों का, अब शादी को बस 1 महीना ही रह गया है। अपने दिल की बात एक दूसरे के साथ कर लिया करो और एक दूसरे को समझा करो। मैंने नजरें झुकाकर नफी में सर हिला दिया। दिल की बातें समझा करो। मैं इसी सोच में उलझ गई। मैं जिन बातों का इजहार करने जा रही थी, क्या वो दिल की बातें थी या फिर एक तूफान था जो सब कुछ बदल सकता था। फिर आंटी ने कहा, चलो फिर जाओ, वो तुम्हारे ही इंतजार में है। अभी वो अपने कमरे में ही है, तुम चाहो मैं तुम्हारे लिए कुछ भिजवाती हूँ। अब मैं आहिस्ता से खड़ी हुई और अपने दुपट्टे को दुरुस्त किया और हाथों की नमी को साफ किया। शुक्रिया आंटी कहकर वहां से चली गई। सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाते हुए मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे। मेरे एक एक कदम के साथ मेरी दिल की धड़कन भी तेज हो रही थी। लेकिन मैंने आज फैसला कर ही लिया था कि मैं आज तय करके ही जाऊंगी। फिर मैं मुजम्मिल के कमरे तक पहुंच गई। मैंने एक लम्हा रुककर गहरा सांस लिया, फिर नरमी से दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से मुजम्मिल की आवाज आई, आ जाओ। फिर मैंने दरवाजे को धीरे से खोला। कमरे में देखा तो उस सफेद कमीज में, काले लिबास में मुलबूस, आधे बटन खोले हुए काफी पुरकशिश लग रहा था। मुझे देखते ही मुजम्मिल ने मुस्कुराया और फौरन से खड़ा हो गया। आज मेरी जान को मेरी इतनी याद आ रही थी कि वो मुझसे मिलने के लिए खुद मेरे घर चलकर आ गई। वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ मेरे करीब आया और नरमी से वो मेरी कमर पर हाथ डालकर मुझे अपने करीब खींच लिया। वरना तो कभी मेरी प्यारी बेगम ने ऐसी कोई फरमाइश नहीं की। तुम्हें पता है आज मैं कितना खुश था।
मैं तो इतना खुश था कि जिसकी कोई हद ही नहीं। मेरा दिल तो जोर जोर से धड़कने लगा। मैं साकत होकर खड़ी हो गई। मुज़म्मिल ने मेरे चेहरे को देखते हुए नरमी से कहा, तुम्हारी खातिर आज मैंने ऑफिस में कई लोगों को बोनस भी दे दिया है। मैं आज खुश ही इतना था। अब अच्छा बताओ क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे, या फिर पहले एक काम करते हैं, थोड़ा रोमांस कर लेते हैं, उसके बाद तुम्हारी जरूरी बात भी सुन लूंगा। वो मुझे छेड़ते हुए मेरे गाल की तरफ झुकने ही लगा था, लेकिन मैंने जल्दी से अपना हाथ आगे करके उससे रोका था। नहीं मुज़म्मिल, पहले मेरी बात सुने प्लीज, उसके बाद आपको जो करना है वो करें। मेरा लहजा दुख में भीगा हुआ था और मेरी आवाज में अजीब सी लर्जिश थी। मुज़म्मिल तो एक पल के लिए रुका था, फिर वो मेरी आंखों में झांक कर इस अंदाज में बोला, देख लो जब मैं कुछ करूंगा तो तुम खुद शर्मा के सुर्ख पड़ जाओगी। चेहरा शर्म से सुर्ख हो चुका था। मेरी नजरें झुक गई थी। मुज़म्मिल तो मुझे देखकर खिल कर हंस पड़ा था और वो मेरे माथे पर नरमी से बोसा दिया और मुझे प्यार से थाम कर बेड की तरफ ले आया। मुझे बेड पर बिठाते हुए वो संजीदगी से कहने लगा, चलो अब बताओ क्या बात है। मैंने सर उठाया और अपनी आंखें साफ की। अब यही वक्त था कि मैं अपनी बात जबान पर लाऊं। वो एक ऐसी बात थी जो रिश्ता बदल सकती थी और सब कुछ खत्म कर सकती थी, और आज मैं सब कुछ खत्म करने के इरादे से ही उसके दर पर आई थी। मैंने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, मुज़म्मिल मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ। मेरी आवाज बहुत धीमी थी, जिससे अंदर ही अंदर कोई खौफ ये बात कहने से रोक रहा था। बीच में कोई मुदाखलत नहीं की थी, बस वो मेरी तरफ बहुत गौर से देख रहा था। वो भी मेरी बात सुनकर उलझा हुआ था। फिर मैं धीमी आवाज में बोली, आप हमेशा कहते हैं ना कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, बहुत चाहते हैं मुझे। बस निकाह की रात भी आपने जो बातें की वो सब बातें मुझे आज तक याद है। उस रात जो आपने मुझे कान में वो जुमले कहे थे, मैं हंसी नहीं बल्कि डर गई। मैं आज मुज़म्मिल से कुछ छुपाना नहीं चाहती थी, हर बात खुलकर बयान कर देना चाहती थी, ताकि हर गलत फहमी आज ही खत्म हो जाए। मैंने अपना सर उठाकर मुज़म्मिल की आंखों में झांकने लगी, मगर मुझ में हिम्मत नहीं हुई। मैं अंदर ही अंदर मरने के दर पर आ चुकी थी। सिर्फ मेरा रब ही जानता था कि इस वक्त मैं कितनी हिम्मत करके उसके सामने बैठी अपने दिल का हाल बयान कर रही थी। मैं मजीद बोली, साफ लगता है कि आप मेरे जिस्म से और मेरे हुस्न से माइल है। मैं इल्ज़ाम नहीं दे रही, बस अपनी कैफियत बयान कर रही हूँ। आप जैसे मर्द के लिए ये सब कुछ फितरी होगा, लेकिन मुज़म्मिल मेरे लिए सब कुछ भारी है। मैं हर बात खुलकर बयान कर देना चाहती हूँ, कुछ भी बात आज नहीं छुपाना चाहती। मुज़म्मिल अभी खामोश बैठा मुझे देख रहा था। उसके होंठों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में गहरी संजीदगी उतर आई। मैंने हल्का सा लरसते हुए कहा, मैं जानती हूँ मैं गलत बयानी कर रही हूँ। ये सब कहने का वक्त नहीं था, शायद मौका भी नहीं। आपको दुख होगा, आपका दिल दुखेगा, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं रुक गई, जैसे अल्फाज गले में फंस गए हों। फिर खुद को संभाल कर बोली, मैं आपकी शिद्दत, आपकी गुर्बत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं बहुत डर गई हूँ, मुझे रहम चाहिए। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा लगता था जैसे अभी हलक से बाहर आ जाएगा। मुझे इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना। मुझे सुहागरा जैसे लफ्जों से डर लगता है। आपकी चाहत मेरा खौफ बन गई है। मैं बहुत मजबूर होकर अपने दिल का हाल बयान कर रही हूँ। अगर कुछ भी बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। मुज़म्मिल जरा भी नहीं बोला, ना चेहरे पर हैरत ना गुस्सा, सिर्फ खामोशी से मुझे सुनता रहा, जैसे हर लफ्ज जज़ब कर रहा हो। मैंने आखिरी बात कहने के लिए पलकें बंद की, फिर आहिस्ता से कहा, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, मुझे तलाक चाहिए। ये अल्फाज जितनी इज्जत के साथ मैंने अदा किए थे, मैं जानती थी कमरे में लम्हे भर को सब कुछ थम गया। सिर्फ मेरी कपकपाती आवाज फिजा में बाकी रही। मुज़म्मिल के होंठों पर अभी वही मध्यम सी मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखें कुछ और कह रही थी। मैंने आखिरी बात कही थी कि मुज़म्मिल ने गहरा सांस लिया और मुझे बड़े तहम्मुल से देखते हुए बोला, ठीक है, मुझे तुम्हारी बातें समझ आ रही है, लेकिन मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ और ना ही मुझे तुम्हारी बातों पर गुस्सा आया है। वो बहुत तहम्मुल से गुफ्तगू का आगाज कर ही गया था। वो मेरा दिमाग पढ़ चुका था। वो एक जवान समझदार 30 साल का मर्द था। आसानी से वो मुझ जैसी 24 साल लड़की की बात को समझ सकता था। मैंने उसकी तरफ हैरत से देखा और जैसे वो मुझे यकीन ना आया हो कि वो इतनी नरमी से मेरी सख्त बात को बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि यहाँ आने से पहले जब मैंने फौज से इस बात का जिक्र किया तो वो बहुत गुस्सा हुई थी। रहने दो, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने में तुली हुई हो। शादी करना इतना बड़ा मसला नहीं होता। मगर मैं उसकी बात समझ ही नहीं रही थी और जानबूझकर यहाँ पर आ गई, मगर दिल में ये डर भी था। मुझे फौजिया ने कहा था कि मर्द लोग ऐसी बातों को बर्दाश्त नहीं करते। अगर वो तुम्हारे मुंह से इस तरह की बातें सुनेगा तो तुम्हें बख्शेगा नहीं, बल्कि पूरे खानदान को फैसले के लिए बिठा लेगा।
मगर यहाँ तो मामला ही उल्ट था। फिर मुजम्मिल ने मेरे आगे झुककर नरमी से पूछा, अच्छा ये तो बताओ तुम्हें ये सब बातें किसने बताई? न जाने क्यों मेरी बातें सुनकर उससे अंदाजा हो गया था कि ये जुबान मेरी नहीं है। मैं बहुत मासूम थी और जितने बड़े बड़े अल्फाज में अदा कर चुकी थी उसके सामने साफ साफ झलक रहा है कि मैं किसी से अच्छी तरह से गलत मालूमात हासिल करके उसके सामने आई हूँ। मैंने थोड़े वक्त के लिए सोचा और फिर मुजम्मिल से कहने लगी, मुजम्मिल वो मेरी सहेली है ना फौजी, उसी ने मुझे बताया वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आपसे निकाह वाले दिन उससे मिलाया था ना, वही है। मुजम्मिल को याद आ गया। मैं बोलती ही चली गई। उसके मैट्रिक एग्जाम खत्म होते ही उसके माँ बाप ने उसकी शादी कर दी और अब मेरी होने जा रही है, इसलिए मैं शादी की रात वाली बातों से डर गई हूँ। और उसी ने मुझे बताया था कि शादी की पहली रात बहुत दर्द होता है, शौहर की बहुत सी शिद्दतें सहनी पड़ती है और देखें मुझे तो जरा सी सुई चुभने पर भी मैं चिल्ला उठती हूँ और इस तकलीफ को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और फिर आप तो मुझसे मोहब्बत करते हैं। मैं ये कहते कहते झिझकते हुए रुक गई। मेरी बेख्याली से ये लफ्ज़ मेरी ज़बान से निकल चुके थे। आप तो मुझ में समा जाएंगे ना, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकूंगी इस तकलीफ को? मेरी बात सुनकर मुजम्मिल बहुत ज़ोर से कहकर लगाया। उससे मेरी बातों पर हैरत थी और प्यार आया था। वो तो चंद लम्हे यूं ही हंसता रहा, फिर मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ झुककर बोला, सुनो मैं आज तुम्हारे दिल से सारा डर निकाल कर भेजूंगा। ना ही तुम्हारे अंदर कोई डर रहेगा और ना ही तुम अपनी जबान से तलाक जैसा लफ्ज निकालोगी और ना ही तुम में कोई घबराहट बाकी रहेगी। मैंने तो उसकी तरफ परेशानी से देखा। मेरी आंखों में उलझन थी। कैसे मुजम्मिल, आप कैसे डर को दूर करेंगे? फिर मुजम्मिल ने प्यार से मेरे हाथों को अपने हाथों में लेकर कहने लगा, वैसे कि जैसे शौहर अपनी बीवी को समझाना चाहिए। मैं सब कुछ तुम्हें कुछ कहे बिना ही समझा दूंगा। तुम्हारे हर सवाल का जवाब मैं तुम्हारी आंखों में लिख कर दूंगा। मगर जब तुम इस सब के लिए तैयार होगी। मैं मज़ीद कुछ कहती इससे पहले ही अचानक वो मेरे करीब आया था। बेड पर हम दोनों के दरमियान फासला ना होने के बराबर था। उसके यूं मेरे करीब आता देखकर मैं घबरा कर पीछे हुई थी। फिर मुजम्मिल ने अचानक मेरी कमर पर हाथ डालकर मुझे बिल्कुल करीब कर लिया और हम दोनों के चेहरे एक दूसरे की सांसों से दहक उठे थे। मैं कुछ समझती इससे पहले ही वो मेरी गर्दन पर शिद्दत से झुका था, जबकि मेरा पूरा वजूद कपकपा उठा था। जितनी शिद्दत से वो मेरी गर्दन को महका रहा था वैसे ही मेरा वजूद कांपता जा रहा था। मैं तो उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी, मगर अभी उसके हाथ मेरी कमर पर धीरे धीरे चल रहे थे, जिसके बाद मेरा पूरा वजूद मदहोशी में चला गया था। मगर मैं उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर कब खुद उसके अमल में मुब्तला हुई मुझे खुद ही पता नहीं चला था। कब मेरी गर्दन से दुपट्टा हटा और कब मेरी कमीज खिसक गई, मुझे कुछ इल्म ही नहीं था। मैं बेख्तियार होकर उसके करीब जाने लगी थी। मुजम्मिल भी धीरे धीरे मेरे वजूद में खोता चला गया और मैं चाह कर भी उसे ऐसा करने से रोक नहीं पाई थी। फिर 2 घंटे बाद कमरे में खामोशी छाई हुई थी। मैं उसके पहलू में खामोशी से लेटी हुई थी। मेरा चेहरा थकन बोझल और आंखें नम थी। मेरे पूरे बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर आकर ठहर गए थे। फिर मुसम्मिल ने आस्ती से मुझसे पूछा, अब निकल गया ना तुम्हारा सारा डर? ज्यादा दर्द तो नहीं हुआ ना तुम्हें? मैंने भी सुस्त अंदाज में आंखें खोली, फिर उससे कहने लगी, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया मुसम्मिल, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तो आपसे सिर्फ बात करने आई थी और आपने तो मेरे साथ। मैं ये बात करते करते एकदम से ठहर गई थी। मेरा चेहरा तो शर्म से दहक उठा था। फिर मुजम्मिल ने मुस्कुराते हुए नाक से मेरी नाक को छुआ और धीमे लहजे में बोला, मेरी प्यारी सी जान, तुम्हें समझाना जरूरी था। तुम बेवकूफ़ी में बहुत बड़ा कदम उठा लेती, जो ना सिर्फ तुम्हें नुकसान देता, हमें एक दूसरे से भी दूर कर देता। और मैं ऐसा हरगिज़ भी नहीं करना चाहता। मैं अपनी जान से दूर हो जाऊं। जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करता हूँ शायद ही दुनिया में किसी से हो। मेरे इस अमल को तुम बुरा मत समझना, तुम्हें समझाना वाकई जरूरी था। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, कोई गैर नहीं हूँ। मुजम्मिल की बातें सुनकर मेरे भी दिल में सुकून आ गया था। मेरा तो डर उड़ ही गया था। अब मुझे शादी की रात को लेकर कोई भी डर खौफ नहीं हो रहा था। मुझे अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि शादी की रात इतनी भी खौफनाक नहीं होती जितनी कि मैं सोच सोच कर डर रही थी। मुजम्मिल, वाकई आपने मुझे सब कुछ समझा दिया है। अब मुझे इसको लेकर कोई इतराज नहीं है, लेकिन अब मुझे अम्मा को लेकर बहुत डर हो रहा है। रुखसती से पहले ही हमारे बीच ये सब हो गया। अब मैं अम्मा से क्या कहूँगी? तो मुजम्मिल कहने लगे, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? मैं तुम्हारा शौहर हूँ, कोई गैर नहीं हूँ जो तुम यूं डर रही हो। मैं तुम पर पूरा हक रखता हूँ, इसमें डरने वाली क्या बात है? तुम फिक्र मत करो, मैं इसी हफ्ते तुमको रुखसती करवा कर ले आऊँगा और फिर पूरे हक से मैं तुम पे अपनी शिद्दत लुटाऊंगा। ये सुनना था कि मेरे गाल शर्म से सुर्ख हो गए थे और फिर मुसम्मिल मुझे खुद मेरे घर मुझे छोड़ने के लिए आए थे।
और मेरे घर आकर अम्मा से कहने लगे कि मैं अगले हफ्ते ही सादिया को रुखसत करवा कर ले जाना चाहता हूँ। अगर आपकी इजाज़त है तो। अम्मा भी खुशी से कहने लगी, इसमें इजाज़त की क्या बात है, आपका निकाह तो पहले ही हो चुका है, ये तो बस हमारे घर में आपकी अमानत है, आप जब चाहें इसे रुखसत करवा कर ले जा सकते हैं। तो मुज़म्मिल ने भी जी ठीक है कह कर वहाँ से चले गए। लेकिन मुझे मुज़म्मिल से दूर रहना बहुत मुश्किल लग रहा था। पता नहीं 8 दिन उनके बगैर कैसे गुजारूंगी। मैं भी अब रुखसती के लिए दिन गिन रही थी। वो दिन भी आ गया और मुझे मुज़म्मिल ने बहुत धूमधाम से रुखसत करवा कर ले गए थे। अब मैं उनके आलीशान कमरे में बैठकर चेहरे पर घूंघट डाले उनका इंतज़ार करी थी। दिल भी मेरा ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। आज फिर से वही सब कुछ होने वाला था जो शादी की रात में होता है। मैं तो ये सोच सोच कर फिर से घबरा रही थी, लेकिन घबराहट को झटक दिया था। और फिर थोड़े ही वक्त के बाद मुज़म्मिल कमरे में आ गए और फिर से अपनी मोहब्बत मुझ पर लुटाने लगे। इस बार मैं भी पूरे हक से उनका साथ दे रही थी और मुझे भी सुकून मिल रहा था, और एक साथ अपनी मोहब्बत एक दूसरे पर निछावर करके थक चुके थे। और हमने आज ज़िंदगी का पहला दिन का आगाज़ कर दिया था और अब मैं मुज़म्मिल के साथ अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी के साथ जी रही हूँ। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।